नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? तो प्रैक्टिस कैसी चल रही है? स्किल की तैयारी कैसी चल रही है? आज 21 तारीख है और आज से 7 दिन में आपका स्किल टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेस्ट का डेट दे दिया है। अब इंग्लिश का कौन सा डेट में होगा, हिंदी का कौन सा डेट में होगा पता नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द वो आ जाएगा। तो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन जितना आपको जानने का ज़रूरत है वो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। स्किल टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन है, हॉल इंस्ट्रक्शन, जो कि एग्ज़ाम हॉल का इंस्ट्रक्शन, वो तो उस टाइम में दिया जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी एडमिट में भी जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको थॉरोली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए बस एक बार देख लिया, नहीं, अच्छे से थॉरोली उसके गो थ्रू करना है। और क्योंकि इस बार जो है वेंडर चेंज हुआ है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अलग पैटर्न का स्किल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस चीज़ का कोई श्योरिटी है नहीं, क्योंकि अभी जो एसएससी का सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पैटर्न फिर से पुराने टाइप का ही बनाया गया है। तो पैटर्न शायद जब टीसीएस था उस टाइम में जैसा मटेरियल दिया जाता था डिक्टेशन, उस टाइप का आ सकता है। देखो, जनरली मैं तो सभी को बताता हूँ कि कैलाश चंद्रा और प्रोग्रेसिव से करना सफिशिएंट रहता है। और आज भी मैं उसी में करके रखूँगा, जबकि बहुत लोग जो है प्रेसिडेंशियल स्पीच वगैरह भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँगा, मैं एसएससी स्टेनो 2017 सिलेक्टेड हूँ। और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उसमें पहली बार प्रेसिडेंशियल स्पीच आया था। और उसी एग्ज़ाम का मैं कैंडिडेट हूँ, सक्सेसफुल कैंडिडेट हूँ, और आज आपके सामने बैठा हूँ। मैंने प्रिपरेशन में सिर्फ़ और सिर्फ कैलाश चंद्र को प्रैक्टिस किया था, क्योंकि उस टाइम में प्रेसिडेंट स्पीच वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ केसी करके गया था। और केसी का मैंने मुश्किल से 4 से 5 या 6 वॉल्यूम ऐसे मैंने किया था, रैंडमली किया था। ऐसा कोई वो मतलब पूरा किताब थोड़ोली पकड़ के वैसे नहीं किया था। यूट्यूब वीडियोस वगैरह और ख़ुद डिक्टेशन लेके रिकॉर्ड करके, कभी घर में मम्मी से बुलवा के, कभी दीदी से बुलवा के, ऐसे करके मैंने किया था, ठीक है। जब जो डिक्टेशन आता था, जो मटेरियल मिल जाता था ऑनलाइन, वैसे करता था। कोई फिक्स्ड कोई वॉल्यूम नहीं है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि 4-5 वॉल्यूम केसी का काफ़ी होता है। अभी आप बोलोगे कि सर मटेरियल कौन सा आएगा, डिक्टेशन किस टाइप का पैसेज दिया जाएगा। जैसा भी पैसेज दिया जाए उसमें अगर जो बेसिक चीज़ है वो सेम रहता है, और कुछ वर्ड्स जो है अलग रहते हैं, कुछ वर्ड्स टफ़ रहते हैं। टफ़ मतलब क्या? अननोन, जो कभी सुना नहीं है ना कभी पढ़ा है, वैसा वर्ड्स आ सकते हैं। किसी चीज़ का मतलब नाम आ सकता है, कोई जगह का, किसी इंसान का, मतलब उस टाइप का किसी का नाम आ सकता है। तो ये चीज़ जो है पैसेज को टफ़ बना देते हैं। थोड़ा ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा टफ़ हो जाता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो जैसा भी केस हो, इन एनी केस, इफ़ योर बेसिक इज़ राइट, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आपने कैलाश चंद्रा को अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस किया है, प्रोग्रेसिव को थोड़ा बहुत बीच में प्रोग्रेसिव का भी प्रैक्टिस कर रखा है आपने, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा स्किल निकालना। आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास वो स्पीड है। वर्ड पर मिनट का स्पीड आपको 5 या 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा रहना पड़ेगा। बोलने का मतलब है 80 के लिए आपको 90 का स्पीड होना चाहिए, 100 के लिए 105 का स्पीड आपको मिनिमम होना चाहिए। तो वो होता है ना एडजस्ट करने के लिए, जो थोड़ा आप पीछे चलते हो डिक्टेटर के, उसको कभी कभी डिक्टेटर कोई टफ़ वर्ड्स बोल दे, उसको बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मैं हमेशा से 5 से 10 वर्ड पर मिनट का एक्स्ट्रा स्पीड रखने के लिए बोलता हूँ। वो मैनेज करने में आसानी होती है एग्ज़ाम हॉल में। तो ये अच्छे स्टेनो का ये जो है आपका परिचय है कि वो टफ़ वर्ड्स भी मैनेज कर सकता है, चाहे वो लिखे, चाहे वो ना लिखे, चाहे वो उसे स्किप कर दे। बाकी जो पार्ट है, मतलब वो वर्ड छोड़ के बाकी जो 99% या 98% जो पैसेज का पार्ट है, वो अगर वो एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ अगर कर सकता है, तो दुनिया का कोई स्किल टेस्ट उसे रोक नहीं सकता।
ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और आपको पढ़ने में बिल्कुल कंफर्टेबली आपको पढ़ने आना चाहिए। शॉर्ट हैंड जो भी आप लिख रहे हो आपको वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। और उसमें जो भी नाम होगा, जो भी अलग टाइप का वर्ड्स होगा, उसमें उसका इनिशियल बना के आपको निकल जाना है। इंग्लिश लिखने नहीं बैठना है उसमें। जो अच्छा जो शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करता है ना कैंडिडेट, वो कभी शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट के अंदर, शॉर्ट हैंड पैड के अंदर इंग्लिश नहीं लिखता है। इंग्लिश का एक भी छोटा चीज़ आपको छोटा लग सकता है, लेकिन जब शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होता है 10 मिनट का, उसमें छोटा से छोटा चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है इंग्लिश अगर आप लिखने बैठोगे तो जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड यूज़ करो। 99.99% आप शॉर्ट हैंड से ही हर चीज़ बनाओ, शॉर्ट हैंड यूज़ करो। भले ही आप बाद में जब रीडिंग के टाइम में कोई जगह अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, पढ़ने में थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें थोड़ा छोटा करके आप इंग्लिश में लिख के रख सकते हो, वो अलग चीज़ है। बाद में उसको मिटा भी देना, ठीक है, क्योंकि वो कॉपी जो है सबमिट हो जाएगा कमीशन के पास, तो बाद में उसको हटा देना। देखो, ऐसा तो कोई ट्राइड एंड टेस्टेड कुछ पता नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत होता है कि नहीं, लेकिन ज़रूरत क्या है, शॉर्ट हैंड के लिए जो कॉपी दिया गया है उसमें सिर्फ शॉर्ट हैंड ही रहने दो। इंग्लिश कुछ अगर लिखा होगा तो उसको मिटा लेना याद से, है ना। तो वो चीज़ कर लेना यार। तो डिक्टेशन का मैटर कैसा आएगा, क्या आएगा, ये तो वो वाला वो बात हो गया कि डिक्टेशन का मैटर जैसा भी आए, आपका तैयारी अगर आपने कैलाश चंद्र से सही से किया है, उसको ठीक से एनालाइज अगर आप कर लेते हो, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है और स्पीड भी आपका +5 या +10 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है, तो जैसा भी आए आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शुरू का जो पैसेज दिया जाएगा आपको, मॉक पैसेज या प्रैक्टिस मैसेज जो भी दिया जाएगा 1 मिनट का होता है या 100 वर्ड्स का होता है, तो उसको जो है अच्छे से सुन लेना। और अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लिख लो, लेकिन हर बार लिखने के बाद ना उसमें एक लाइन खींच देना, उसमें लाइन ड्रॉ कर देना। नहीं तो बाद में जब आप टाइप करने जाओगे, बहुत लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने वो मॉक पैसेज टेस्ट मैसेज जो दिया जाता है, टेस्ट डिक्टेशन जो दिया जाता है, एक फर्स्ट बार होता है, फिर सेकंड बार होता है, उसको भी छाप के चले जाते हैं लोग, है ना, या उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न होने का कोई टाइम ही नहीं है अपने पास। तो हर बार मॉक टेस्ट का जो पैसेज आप ले रहे हो, वहाँ पे जो 1 मिनट का पैसेज दे रहा है या 100 वर्ड्स का जो पैसेज दिया जाता है अनाउंसमेंट में, उसको आप एक बार लिख के उसको ऐसे क्रॉस मार देना या उसके नीचे लाइन खींच देना, ठीक है, जिससे क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए कि एक्चुअल पैसेज ये है और आपका डेमो पैसेज ये है, ठीक है। डेमो और एक्चुअल के अंदर फ़र्क होना चाहिए। आपको सिर्फ एक्चुअल ही टाइप करना है और उसको सबमिट करना है करेक्टली। तो ये आपका मेन टारगेट है। मेन 10 मिनट है, वो 10 मिनट ही आपके लिए सब कुछ तय करेगा, ठीक है। आपका सीबीटी में अच्छा मार्क्स हो सकता है, सब कुछ आपका बढ़िया हो सकता है, आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके उस जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जाके आप कैसे उस 10 मिनट को बेहतर से बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हो, डिक्टेशन लेते हो, और उसके बाद उसका टाइप जितना अच्छे से करोगे, टाइपिंग के बाद उसको चेक जितना अच्छे से करोगे, उतना जो है आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा हाई होगा। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। एक्यूरेसी अगर अच्छा ना हो तो 100 स्पीड वाला बंदा भी ग्रेड डी, जिसमें कि 80 का स्पीड रिक्वायरमेंट होता है, वो नहीं निकाल पाता है। जिसके पास 100, 120, 130 का भी स्पीड होता है ना, वो ग्रेड डी निकालने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसका एक्यूरेसी सफ़र करता है, उसका एक्यूरेसी बहुत ख़राब है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान अभी तो टाइम है नहीं, और एक्यूरेसी में बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में आपको अच्छे से अच्छा फोकस करना है। एक्यूरेसी मेन चीज़ होता है। और आप जिसके पास प्रैक्टिस कर रहे हो या इतना दिन से जिसके पास प्रैक्टिस किए हो, आपने होपफुली एक्यूरेसी को सही किया होगा, क्योंकि हर बार डिक्टेशन के बाद उसको चेक करके कहाँ कहाँ गलती हो रहा है और क्यों बार बार गलती हो रहा है, इस चीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यही मेन इंश्योर करता है एक्यूरेसी को,
है ना। और कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इज़ द की। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए पूरा। और कुछ भी हॉल में आपको लगता है कि टफ़ है या क्या है या इसको मैंने सुना नहीं कभी, तो उसको जो है आप स्किप कर सकते हैं या उसका एक छोटा सा कुछ सिंबल वहाँ पे लिख सकते हैं या इनिशियल आउटलाइन आपने वहाँ पे लिख दिया। ऐसा करके आप सीधा निकल जाओ, उसमें टाइम ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि एक टफ वर्ड या सही से ना सुनने वाला एक वर्ड में आप ज़्यादा टाइम लगाने के चक्कर में जो सही से सुनाई दे रहा है और जो आता है आपको आउटलाइन, उसको आप छोड़ रहे हो या उसको मिस कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगा, है ना। और एक चीज़ का जो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ऑलरेडी आपको डाउट हो रहा है गलत होगा, उसमें रिस्क मत लीजिए। रिस्क तभी लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए जिसमें आपको 90% एश्योरेंस अपना कॉन्फिडेंस है या एश्योरेंस आपसे खुद से मिल रहा है अंदर से कि ये सही होगा, तो इसको टाइप कर देता हूँ, तो तभी उसको टाइप कीजिए। नहीं तो आपका -2 एरर हो जाएगा। एक तो आपने गलत लिखा और दूसरा जो सही था वो नहीं लिखा, तो -2 एरर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।